21वीं सदी की शुरुआत में भारत को एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा, जो Y2 के उत्सव के वैश्विक उल्लास से बिल्कुल अलग था। जब दुनिया न्यू ईयर्स का जश्न मना रही थी, दिन था शुक्रवार, तारीख थी 24 दिसंबर और साल था 1999। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और हर कोई छुट्टी के मूड में था। एक हवाई जहाज जो नेपाल के काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी, जब अचानक एक घोषणा हुई कि आपका विमान अपहरण कर लिया गया है। यह यात्रियों के लिए खुशी का अंत था और 7 दिनों के अपहरण का शुरुआत हो गई थी। जी हाँ, यह बात है इंडियन एयरलाइंस की IC-814 कंधार हाईजैक। नमस्कार, मेरा नाम करुणा सागर है। आज मैं आपको लेके आया हूँ इंडियन एयरलाइंस की जो भारत के इतिहास में सबसे लंबा अपहरण था, IC-814 कंधार हाईजैक के बारे में। जो लोग नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 25 साल बाद नेटफ्लिक्स ने एक 6 सीरीज की एक IC-814 द कंधार हाईजैक को रिलीज किया है, जिसमें अपहरण की भयावह तक फिर से सामने लाई है। कंधार हाईजैक भारतीय विमान इतिहास में सबसे लंबा अपहरण था और इसके बाद कोई अपहरण नहीं हुआ है। ये आज इसलिए IC-814 कंधार हाईजैक इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस सीरीज में कुछ नामों की घोषणा हुई है। जो निकनेम है जो अपहरणकर्ताओं ने उस समय रखा था, उसको लेके इस समय विवाद है। आइए मैं आपको विस्तार में बताता हूँ कि कंधार हाईजैक था क्या। 814 IC जो एयरबस A300 थी, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए आना था। टाइम थी 12 बजे का, लेकिन किसी कारणवश डिले हुआ और 4 बजे वह शुरू हुआ। कैप्टन देवीशरण इसके पायलट थे। टोटल पैसेंजर की संख्या 176 था और क्रू मिलाकर 190 मेंबर थे। इस तरह से ये सारे के सारे पैसेंजर और मिला के थे। कैप्टन जो थे वो देवीशरण थे। अगर आप फोटो देख सकते हैं कि 24 साल बाद इनका क्या है और आज के में क्या है। राजेंद्र कुमार, ये 5 टेररिस्ट जिसने हाईजैक किया था। इब्राहिम जो चीफ के नाम से जाना जाता था, शाहिद डॉक्टर के नाम से जाना गया, सनी बर्गर के नाम से जाना गया, जहूर भोला के नाम से और शाकिर शंकर के नाम से। अपहरणकर्ता चाहते थे कि कप्तान शरण विमान को लखनऊ के ऊपर से होते हुए लाहौर की ओर ले जाए, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने तुरंत इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। अमृतसर में कप्तान शरण ने विमान में दोबारा ईंधन भरने का अनुरोध किया। हालांकि दिल्ली में आपदा प्रबंधन समूह ने अमृतसर हवाई अड्डे के अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर देने का निर्देश दिया कि विमान स्थिर रहे। जहां पंजाब पुलिस के सशस्त्र कर्मी इस कोशिश के लिए पहले से मौजूद थे, उन्हें नई दिल्ली से स्वीकृति नहीं मिली थी। अंततः एक ईंधन टैंकर भेजा गया और विमान तक पहुंचने को बंद कर देने का निर्देश दिया। जैसे ही टैंकर विमान की ओर भागा, हवाई यातायात नियंत्रण के पायलट को धीमा करने का रेडियो संदेश भेजा गया। टैंकर तुरंत रुक गया। इस तरह अचानक रुक जाने से अपहरणकर्ताओं को संदेश बढ़ गया और उन्होंने हवाई यातायात नियंत्रण के मंजूरी के बिना ही विमान को तुरंत वहां से दूर ले जाने का मजबूर कर दिया। फिर अत्यंत न्यूनतम ईंधन स्तर के कारण विमान ने लाहौर, पाकिस्तान में आपदा लैंडिंग का अनुरोध किया। पाकिस्तान ने इस डर से अनुरोध को ठुकरा दिया। इस प्रकार इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट के लिए समूचे पाकिस्तान के हवाई अड्डे क्षेत्र प्रभावित रूप से प्रतिबंधित हो गया। लाहौर हवाई अड्डे पर सभी लाइटें बंद कर दी गई। ATS से कोई भी मदद नहीं मिलने के कारण शरण ने अपनी निर्देशात्मक प्रेरणा पर भरोसा किया और वहां उतरना शुरू कर दिया। जिन्हें उन्होंने रनवे समझा था, वो एक अच्छी रोशनी वाली सड़क थी। फिर समय पर विमान को उड़ा ले गए। यह समझ लेने के बाद कि विमान के लिए एकमात्र अन्य विकल्प जमीन पर धराशायी कर देना ही शेष बचा था, तब जाके लाहौर हवाई अड्डे ने अपनी लाइटें ऑन कर दी। विमान को उतरने का अनुरोध दे दिया गया। लाहौर हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने विमान में ईंधन भरा और फिर वहां से उनको जाने की अनुमति दे दी। विमान ने दुबई के लिए उड़ान भरी, जहां विमान से 27 यात्रियों को छोड़ दिया गया, जिसमें कुछ बच्चे थे और महिलाएं थे। अपहरणकर्ताओं ने बुरी तरह घायल 25 वर्षीय रूपन कत्याल को छोड़ दिया, जिस पर अपहरणकर्ताओं ने कई बार चाकू से वार किया था। बाद में रिपन ने अपनी चोटों के कारण घुटने टेक दिए और अपहरणकर्ता का एकमात्र मृतक व्यक्ति बन गए। इन यात्रियों को छोड़े जाने के फौरन बाद विमान कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए
रवाना हो गया। कंधार में विमान के उतरने के बाद तालिबानी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की कोशिश में भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने और अपहरणकर्ताओं एवं भारत सरकार के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की सहमति दे दी। 2 दिनों के बाद 27 दिसंबर को हाईजैकर ने 3 डिमांड किए। पहला था कि 36 टेररिस्ट को जो भारत के अन्य जेलों में थे उनको छोड़ा जाए, और हरकत उल अंसार का एक कमांडर था साजद अफगानी, उसकी डेड बॉडी को उसने मांगा कि हमें सुपुर्द करिए, जो कोट बलवाल जेल में जम्मू में 1999 में मारा गया था, जिसकी बॉडी जम्मू में गुजरनगर में शिफ्ट किया गया हुआ था। और उसने फिर 200 मिलियन US डॉलर, जिसकी 860 करोड़ रुपए उस समय की डिमांड थी। उस विमान में एक यात्री थे जो विदेश के थे, रॉबर्ट गेरो। वो कोई आम यात्री नहीं थे। जितना पैसा आतंकियों ने भारत सरकार से मांगा था वो अकेले उस चेक को काट सकते थे। टाइम ने घटना के बाद सन 2000 में एक रिपोर्ट में बताया कि रॉबर्ट ज्यूरो एक स्विस इतालवी व्यवसायी थे जिनका ग्लोबल फाइनेंस में काफ़ी प्रभाव था। उस समय वह डाले रिगोरी ब्रिटिश फर्म के ऑनर थे, जिनका दुनिया के करेंसी प्रिंटिंग के बिजनेस में 90% कंट्रोल था। इस लिहाज से देखें तो हाई प्रोफाइल प्रबंधक थे। गृह मंत्री आडवाणी आतंकवादियों को छोड़ने के विरोध में थे, लेकिन जसवंत सिंह जो विदेश मंत्री थे उन्होंने का विचार था कि तालिबान से बात किया जाए। 27 दिसंबर को भारत सरकार ने विवेक काटजू और अजीत डोभाल और सीडी सहाय को भेजा। वाजपेयी सरकार बहुत प्रेशर में थी। आप देख सकते हैं अजीत डोभाल को कंधार में जो निगोशिएशन के लिए गए थे। निगोशिएशन के बाद यह तय किया गया कि 3 जो खूंखार आतंकवादी है, मुश्ताक अहमद जरगर जो इंडियन था, मौलाना मसूद अजहर जो पाकिस्तानी था जो तिहाड़ जेल में कैद था, और अहमद उमर शहीद शेख जो ब्रिटिश ओरिजिन का पाकिस्तानी नागरिक था। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन तीनों का बैकग्राउंड क्या है। कि मुश्ताक अहमद जरगर जो JKLF का मेंबर था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मेंबर था। यासीन मलिक जो आज भी जेल में है, तिहाड़ जेल में, उसने 8 दिसंबर 1989 को उस समय के तत्कालिक मुफ्ती मोहम्मद सईद जो होम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी थी डॉक्टर रुबिया, उनका अपहरण कर लिया और उसके एवज में उसने अपने जितने एक्टिव मेंबर थे 5 उसको छुड़वा लिया। उस समय बीजेपी के सपोर्ट से जनता दल की सरकार थी जो BP सिंह की अगुवाई कर रहे थे, और इस हिसाब से सबों के सपोर्ट से इसको छुड़वा लिया गया। यासीन मलिक, ये वही यासीन मलिक है जो जिसकी बीवी पाकिस्तानी है, मुशिल मलिक, जिस पे आपने देखा होगा कि कश्मीर फाइल बना हुआ है। अब देखते हैं मसूद, जो मौलाना मसूद अजहर है, उसने उसको 1994 में कानाबल जो नियर अनंतनाग है वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया था, जो फाउंडर ऑफ जैश ए मोहम्मद बहुत खूंखार आतंकवादी संगठन है, उसका वो फाउंडर मेंबर है। उसको छोड़ने के बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसका ये मास्टरमाइंड था जिसमें 9 लोग मारे गए। पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, उसमें भी इसकी हाथ थी। आप इसमें इसकी फ़ोटो देख सकते हैं, और जो उस समय हुआ था उसकी घटना का भी फ़ोटो हम दिखा रहे हैं, जिसमें 40 इंडियन ट्रूप जो CRPF के ट्रूप थे आत्मघाती हमला हुआ और उसमें सारे हमारे शहीद हो गए। दूसरा है अहमद उमर शहीद शेख, ये पढ़ा लिखा इंजीनियर है जो ब्रिटिश में इसका जन्म हुआ था, पाकिस्तानी था। इसने क्या किया था कि 1994 में 4 टूरिस्ट को इंडिया में एबडक्ट किया था, अपहरण किया था, जिसमें 3 ब्रिटिश थे और एक अमेरिकन नागरिक था। उसके एवज में इसको तिहाड़ में बंद करके रखा गया था। लेकिन जैसे इसको छोड़ा गया, उसने डेनियल पर्न जो वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट थे, एक बहुत बड़े चीफ एडिटर थे, जनवरी के 2002 में इसने अपहरण कर लिया। आप इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये इसी ने रिलीज़ किया था। उनके हाथ बंधे हुए थे, और बताया जाता है कि डेनियल पर्ल की उस समय शादी हुई थी और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनको ये अपहरण कर लिया था, लेकिन उसकी शव मिली नहीं तो इसने मार दिया। इस तरह से उनका डिमांड था। वाजपेयी सरकार ने
ये प्रेशर बनाया जसवंत सिंह के कि आप जाइए अफ़गानिस्तान और वहाँ से 160 पैसेंजर को वहाँ से आप छुड़वाइए। वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह गए और वहाँ पे बात हुई। बात होने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि ये अपहरणकर्ता जब छोड़ के गए तो ये वायुयान में कैसे कचड़े पड़े हुए हैं, कैसे लोग वहाँ रह रहे थे, वहाँ से हुआ। इसमें हुआ क्या कि तालिबान ने निगोशिएशन किया, उसके बाद इन 3 अपराधियों को छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद में इन तीनों के छोड़ने के बाद में अफ़गानिस्तान ने एक डिमांड की कि आपको इतने दिनों तक, जो आपका 24 से लेके इवन की 25 से लेके 31 दिसंबर की रात थी, तब तक का जितनी भी बैकअप में पेट्रोल डीजल दिया गया था, खाना दिया गया था, उस सब के लिए उसने बोला कि हमें वहाँ पे जितने भी फ्यूल हुए थे कंधार में, उसका फ्यूल का चार्ज देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से एक काले रंग की ब्रीफकेस में खुद जसवंत सिंह $1 लाख लेके गए थे कैश, जिसमें 3 आतंकवादी भी बैठे हुए थे। आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इन तीनों आतंकवादी को वहाँ पे रखा गया होगा और एक ब्रीफकेस रखा हुआ था और तालिबान को सुपुर्द किया गया। सूत्रों के द्वारा पता चलता है कि $40,000 कंधार में उनको दिया गया कैश। 60,000 जो कैश था उसका क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता है, न ही इसका कोई पता है। आप देख सकते हैं कि उस समय का लाइव आप फोटो देख रहे हैं कि ये चारों साइड से जितने भी तालिबानी हैं, तालिबानी इसको चारों साइड से रैकेट वगैरह करके इसको अपने कैप्चर में लगा रखा है। उस समय वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो था वकील अहमद मुत्तवकी, इसका बड़ा रोल था। इसमें पाकिस्तान के आईएसआई से इसका साठगांठ था। इसके सपोर्ट में ये जसवंत सिंह के सामने एक स्टेटमेंट जारी किया कि 31 दिसंबर को कैसे भी इसको छोड़ दिया जाए और तालिबान को 10 घंटे का समय दिया जाए। तालिबान ने 10 घंटे का समय दिया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर बनाया गया कि आपको 10 घंटे के अंदर में यहाँ से निकल जाना है। जब 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया तो अफ़गानिस्तान के सोकोल जो आर्मी थी, उन तीनों जो 5 अपहरणकर्ता थे, पाँचों अपहरणकर्ता से उसने आर्म्स लिए और लेने के बाद में पाँचों वो और तीनों ये तीनों को छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं 31 दिसंबर की रात की बात है। सारे लोग जश्न मनाने के लिए थे ये इंडियन एयरलाइंस के, और ये दिल्ली में आ पहुँचे हैं।